कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके 3 तरह की प्रक्रियाओं का चरण हमने बताया था, और राज्य और संसद और राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित ये लास्ट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के चरण। कौन कौन से चरण होते हैं जिसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसको क्रियान्वित किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 368 में बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 में सारा दिया गया है डिटेल कि किस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। औपचारिकताएं कौन कौन सी हैं? संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, मुख्य पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। और दूसरा जो संविधान संशोधन का चरण है, प्रक्रिया के चरण, उसमें है दोनों सदनों से विशेष बहुमत, दोनों सदनों में भी विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का मतलब देखिए क्या है? कुल संख्या के आधे या आधे से अधिक, कुल संख्या के आधे या आधे से अधिक, कुल संख्या के आधे या आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होगा। ये मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन तो 2/3 बहुमत होगा। कुल संख्या के आधे से अधिक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। पारित होने के लिए क्या जरूरी है? 2/3 से ज्यादा हो तो पारित हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक। और इसके लिए किसी भी प्रकार का, देखिए मेन पॉइंट क्या है, इसके लिए किसी भी प्रकार की बैठक की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन करने के लिए किसी भी प्रकार की संसद में किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोटिंग पे हो जाता है। संयुक्त बैठक जरूरी नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के चरण में जो महत्वपूर्ण आयाम है, इसमें हम पहला आयाम हमने बताया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक को। दूसरा हमने बताया कि विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें कि पूरी मेजॉरिटी के आधे या आधे से अधिक और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या उससे ज्यादा मेजॉरिटी होने पर वो विधेयक पारित किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक करने की जरूरत नहीं है संविधान संशोधन को करने के लिए। और दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में भी पारित होना जरूरी है संविधान संशोधन के लिए, और राज्यसभा में भी पारित करना जरूरी है संविधान संशोधन के लिए। दोनों ही सदनों में पृथक पृथक पारित करना जरूरी होता है संविधान संशोधन के लिए। और संघात्मक ढांचे से जुड़े विषय, जैसे मैंने आपको कुछ अनुच्छेद बताए थे कि जो संघात्मक ढांचे को एक्सप्लेन करते हैं, संघात्मक ढांचे से
जुड़े विषय के संदर्भ में, जुड़े विषय कम से कम आधे राज्यों, वही जो मैंने आपको बताया था, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के, आधे राज्यों के विधानमंडल का, आधे राज्यों के विधानमंडल, विधानमंडल के अनुसमर्थन के उपरांत ही, अनुसमर्थन के उपरांत ही जो है यह संविधान संशोधन लागू किया जा सकता है। संघात्मक ढांचे का विषय होगा अनुच्छेद 368(2), अनुच्छेद 2, 3 और भी जो अनुच्छेद थे जो मैंने बताया था स्पेशल, तो वो संघात्मक ढांचे का जो भी विषय होगा उसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की जरूरत होती है, जो कि हमने पॉइंट 3 डिस्कस किया था कि संसद की विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित होगा, तभी संशोधन किया जाएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर फिर से डिस्कस किया गया है। और क्या क्या चरण है, और सभी प्रकार से औपचारिकता पूर्ण होने के बाद, सभी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है संविधान संशोधन, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के सामने संविधान संशोधन विधेयक। सभी औपचारिकता जब पूर्ण हो जाती है हर तरह की, तो फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहता है संविधान संशोधन करने के लिए। ये महत्वपूर्ण विभिन्न चरण है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और क्या है इसमें महत्वपूर्ण, और इस संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। जब उनके पास जाता है अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, क्योंकि यह संसद के सदनों और आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन द्वारा पारित होता है। इसलिए इसमें अनुमति देने के लिए, इस संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसको अनुमति देने के लिए इसीलिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, क्योंकि आपके देश के आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से वह विधेयक को बनाया गया है। ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में दिया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में दिया गया है। इस प्रकार से हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। अब 2-4 पॉइंट और है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। दो चार पॉइंट और हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की प्रक्रिया के चरण, जिसमें कि हमने बताया कि सदन में, किसी भी एक सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं संसद के संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव, और राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ता है इसको समर्थन देने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का विशेष संविधान संशोधन जो है आपके आधे राज्यों या आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा ही यह पारित होता है। इसलिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। संविधान का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यह प्रक्रिया स्थापित की गई है। और देखिए, और जो चरण हैं उनमें महत्वपूर्ण है, और इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के संशोधन अधिनियम के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, आवश्यक नहीं होती। इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। और 3 बार अनुच्छेद 368 के अनुसार अभी तक 3 बार, अनुच्छेद 368 के अनुसार अभी तक 3 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। पहला आर्टिकल 368 कहता है, आर्टिकल 368 says that 3 times amendment in Indian Constitution, 7वां संशोधन अधिनियम, 7वां संशोधन अधिनियम, 7वां संशोधन अधिनियम किया गया था 1956 में। पूर्वानुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात संशोधन अधिनियम, 24वां संशोधन अधिनियम, जो कि मैंने अभी बताया। उन्नीस सौ 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये तीनों अधिनियम में किसी प्रकार की, अभी तक 3 बार संशोधित किया चुका है अनुच्छेद 368 के अनुसार। सबसे पहला 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संशोधन अधिनियम 1976। और यह कहा गया है कि अगर राज्यों के विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्यों के या आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन प्राप्त हो जाते हैं तो हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश की आधे राज्यों से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल ने इसको अनुमति दे दी है कि इस प्रकार का कानून संशोधन किया जाए। देखिए यही कारण है, इसीलिए यह नितांत आवश्यक नहीं रह जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति। सातवां संविधान संशोधन, अगला पॉइंट है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि हमने पहला पॉइंट बताया है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संविधान पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 1956 के तहत कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। इस अधिनियम में क्या हुआ है? इस अधिनियम में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तो ये क्या कहता है इसमें कि पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था और इसके द्वारा अनुच्छेद 368(2) हमने जो है विशेष संविधान संशोधन अधिनियम का जो तीसरा पैरा, उसमें अनुच्छेद 368(2) के बारे में हमने बताया था। अनुच्छेद 2, 3, 4, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73 और कुछ अनुच्छेदों के बारे में बताया था कि जहां पर कि विशेष बहुमत द्वारा ही और राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा ही पारित होता था। तो उस केस का ये है अनुच्छेद 368(2). तो इसमें अनुच्छेद 368(2) में प्रथम अनुसूची के भाग का या भाग ब में विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए इस चीजों में। और भी अधिनियम हमारे पास है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमने किया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत क्या हुआ था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अनुच्छेद 368 में उपखंड 1 और 3 को जोड़ा गया और उपखंड 2 को संशोधित किया गया।
इसीलिए संशोधन की जरूरत पड़ी। उपखंड 2 को संशोधित किया गया, क्योंकि इस संशोधन के पूर्व उपखंड 2 मूल अनुच्छेद 368 था। मतलब कि इसका जो अनुच्छेद उपखंड 2 जो था यही मूल अनुच्छेद 368 था, लेकिन इसमें 1 और 3 को जोड़ा गया और उपखंड 2 को संशोधित किया गया। और इस संविधान में किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निःसरण के रूप में संशोधन की शक्ति होगी। और इसमें एक केस था कि गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के कारण ऐसा प्रावधान किया गया है। और खंड 3 के तहत उपबंधित किया गया कि अनुच्छेद 13 कि कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों को लाभ नहीं होगी। और इसी प्रकार से उपबंध अनुच्छेद 3, 4 को जोड़कर भी किया गया है। और जो खंड 2 में संशोधन किया गया कि किसी खंड 2 के तहत जोड़ा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक, इसमें जो खंड 2 में जोड़ा गया है कि संसद द्वारा पारित, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में अनुच्छेद 368 में जो उपखंड 1 था, अनुच्छेद 368 का उपबंध 1 और 3 को जोड़ा गया और 2 में करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया। क्या कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह बताया गया कि जब भी विधेयक आप बनाएंगे तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा एवं राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे। तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसी प्रकार से इनको बाध्य किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के दूसरे उपखंड में पैरा में यही बताया गया करेक्शन में कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। यही इसमें किया गया था करेक्शन। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में यहां पे आर्टिकल 368 के पैरा 4 और 5 में जोड़ा गया। यहां 368 आर्टिकल के पैरा 2 में संशोधन किया गया और पैरा 1 और पैरा 3 को जोड़ा गया और यहां पर पैरा 4 और 5 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, जोड़ा गया। ऐड 2 पैरा जोड़े गए 4 और 5 आर्टिकल 368 में ही, किसमें? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये उपखंड केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति और इन संशोधनों को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत न किए जाने का प्रावधान करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में संवैधानिक घोषित कर दिया।
तो मिनर्वा मिल्स मामले में यह संवैधानिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। बने रहे जमे रहे आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पे। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो उसके बाद बेल नोटिफिकेशन जाएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें एवं पढ़ाई में खूब मन लगाएं। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, ऐसा उद्बोधन क्यों लिया गया? स्टडी हार्ड एंड हार्डर, यू विल अचीव द सक्सेस। तभी आपको सफलता प्राप्त होगी जब आप शिक्षा के नए नियमित आयाम कायम करेंगे और अपनी पढ़ाई में एक्सीलेंसी लाएंगे। इन सारे प्रश्नों की विवेचना और चर्चा परिचर्चाओं का दौर कॉम्टेरिया लेकर आपके समक्ष सदैव प्रस्तुत होता रहता है और होता रहेगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि और लेक्चर में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक रोमांचक लेक्चर में फिर आपके साथ, और कॉम्टेरिया आपके समक्ष लाएगा कुछ क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।